हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है द 15 इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पावर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे जो हमारे SSC JEE और PSU NTPC सेल जितने भी PSU हैं उसमें जो आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर सिस्टम के, तो जो 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं अभी डिस्कस करूँगा और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। और एक क्वेश्चन से आपको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा ताकि एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, उस तरह का मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन लाइन of 9 km long is operated at 600 Hz if it is modeled as the four option is there. The first option is short line, medium line, third is long line and fourth is none of these. सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो एक ट्रांसमिशन लाइन है वो कितना है, 9 किलोमीटर लॉन्ग है और ऑपरेट हो रहा है कितना, 600 हर्ट्ज पे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ F इंटू एल, दैट इज़ 9 इंटू 600 हर्ट्ज किलोमीटर, दैट इज़ FL इज इक्वल टू 5400 मीन्स 5400 हर्ट्ज किलोमीटर। सो हेंस इट इज़ मीडियम लाइन। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट लाइन होती है उसकी रेंज जो होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ की जो रेंज होती है वो क्या होती है, लेस देन 4000 हर्ट्ज किलोमीटर होगी, तो वो हमारा होता है शॉर्ट लाइन। और जिसे हम बोलते हैं एल की जो होती है वो 80 किलोमीटर से बिलो जितने होते हैं वो क्या होता है, पावर लाइन जो होते हैं वो क्या होता है, शॉर्ट लाइन होते हैं। मीडियम लाइन की हम बात करते हैं तो 4000 से 12000 के हर्ट्ज किलोमीटर के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी और लाइन की लेंथ होगी तो ये हमारा होगा मीडियम लाइन। मींस 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर के बीच की जो रेंज होगी वो हमारा क्या होगा, मीडियम लाइन। लॉन्ग लाइन की हम बात करते हैं तो ये होगा आपके फ्रीक्वेंसी 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से एवव, और पावर लाइन की हम बात करेंगे तो ये लेंथ होगी जो 240 किलोमीटर से एवव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आया है उसमें यहाँ देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है, 5400 हर्ट्ज किलोमीटर। और ये रेंज जो आपका किस में आ रहा है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेंज आ रहा है मीडियम लाइन के रेंज में, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कि ये मीडियम लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, द बेस लोड पावर प्लांट्स आर। तो जो बेस लोड पावर प्लांट्स है वो कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप इसमें से आसानी से बता दें। तो न्यूक्लियर, रन ऑफ रिवर और डीजल, ये सारे क्या होते हैं, बेस लोड पावर प्लांट है। तो ऑप्शन में आपके चाहे न्यूक्लियर दे देंगे और 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा कुछ देंगे, रन ऑफ रिवर दे देंगे, 3 ऑप्शन कुछ दे देंगे। तो मैंने तीनों आपको बता दिया यहाँ पे कि जो आपके बेस लोड पावर प्लांट्स होंगे वो न्यूक्लियर होंगे, रन ऑफ रिवर होंगे एंड डीजल पावर प्लांट्स होंगे। तो उसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं पीक लोड पावर प्लांट्स। तो पीक लोड पावर प्लांट्स आपके क्या होंगे, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो उसी तरह से आपके क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें कि जो पीक लोड पावर प्लांट्स आर, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका या पम्प्ड स्टोरेज प्लांट रहेगा या फिर हाइड्रो पावर प्लांट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों आपको बता दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग। इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग में आप ये पूछे जाते हैं कि लोड बस को क्या बोलते हैं। तो लोड बस को हम लोग क्या बोलते हैं, PQ बस। क्यों, क्योंकि इसमें जो नॉन क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, P एंड Q होती है। उसी तरह से जनरेटर बस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं PV बस, नॉन क्वांटिटी P एंड P। स्लैक बस V एंड डेल्टा, वोल्टेज कंट्रोल बस PQV। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, उससे आप एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ ताकि आप दूसरे क्वेश्चन भी इससे अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल सिस्टम द वोल्टेज रेगुलेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 0%, सेकेंड 100%, थर्ड 50%, फोर्थ एनी ऑफ दी अबव। तो हम कैलकुलेट करते हैं, जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज माइनस रिसीविंग वोल्टेज, मीन सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू 100। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो उससे हम
कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो वी एस आपका हो गया सप्लाई वोल्टेज असेंडिंग एंड वी आर हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो जो फ्लैट सिस्टम वोल्टेज प्रोफाइल सिस्टम होता है उसका मतलब होता है कि आपके जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा वो रिसीविंग एंड वोल्टेज के इक्वल होगा। जब इस केस में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके जब वी एस और वी आर इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देयरफॉर द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल इज 0%। सो ऑप्शन इज 0%। मीन्स आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 0%। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 6 क्वेश्चन पे। तो 6 क्वेश्चन है हमारा कि द फेरेंटी इफेक्ट विल नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन। फेरेंटी इफेक्ट कौन से ट्रांसमिशन लाइन पे नहीं होता है। तो हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे क्या, बी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्यों, देखिए फेरेंटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन द रिसीविंग एंड वोल्टेज, जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है इज मोर देन द सप्लाई वोल्टेज, मतलब जो आप सेंड कर रहे हैं वोल्टेज उससे ज़्यादा हो जाए रिसीविंग एंड वोल्टेज, देन दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द फेरेंटी इफेक्ट। मतलब फेरेंटी इफेक्ट जो होगा अकर इन केस ऑफ नो लोड और लाइट लोड कंडीशन ऑफ ए मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू द कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो आपका जो होगा मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपका फेरेंटी इफेक्ट होता है। इन केस ऑफ short transmission line the capacitance effect is negligible, therefore the Ferranti effect will not occur in short transmission line। so the Ferranti effect जो होगा आपका short transmission line में नहीं होगा, आपके मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, द फेरेंटी इफेक्ट कैन बी कंपनसेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फेरेंटी इफेक्ट जो होगा कंपनसेट होगा कौन से ऑप्शन से, तो यहाँ कौन से चीज़ से आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो पहला है क्या, शंट कैपेसिटर, दूसरा शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर और बोथ 1 and 2। तो हम जानते हैं क्या होगा, फेरेंटी इफेक्ट अकर्स इन केस ऑफ नो लोड एंड light load condition in medium and long transmission line due to the capacitance effect of the transmission line. Therefore the shunt reactor is used for the compensating Ferranti effect and the shunt reactor will reduce the effect of capacitance, therefore the Ferranti effect will be reduced. So here the option is the shunt reactor is used to reduce the effect of capacitance। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 8th question is that which of the following methods are used for the reactive और voltage compensation। कौन सा ऐसा मेथड है जो वोल्टेज रिएक्टिव और वोल्टेज कंपनसेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, जनरेशन एक्साइटेशन कंट्रोल, ऑल ऑफ दी अबव। सो आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी एबव। सो आप जानिए यहाँ पे वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कैन बी डन इन द 2 वेज। जो आपके वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन है 2 तरीके से होते हैं। पहला आपका होगा सेंडिंग एंड मेथड और दूसरा आपका होता है क्या, रिसीविंग एंड मेथड। तो सेंडिंग एंड मेथड में होता है जनरेशन एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड और रिसीविंग एंड में होगा आपका शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर, ऑन लोड टाइप चेंजिंग ट्रांसफार्मर और बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो आपके देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, शंट कैपेसिटर भी है, सीरीज कैपेसिटर भी है, जनरेशन एक्साइटेशन कंट्रोल है। तो यह होगा क्या, ऑल ऑफ दी अबव से आपका क्या होंगे, जो वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए ट्रांसमिशन लाइन हैज़ ए रिएक्टेंस ऑफ 1 per unit इज ऑपरेटिंग एट VS इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू 1 per unit। मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड की वैल्यू दी गई है 1 per unit एंड द जनरेटर इज कनेक्टेड एट सोर्स एंड विच इज़ द डिलीवरिंग 0.5 per unit ऑफ रिएक्टिव पावर, फाइंड द लोड एंगल। तो हमें लोड एंगल निकालना है। VS हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, VR हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज, पावर यहाँ पे P दिए हो गया आपके, क्या हो गया, जनरेटर कनेक्टेड टू ए सोर्स एंड विच डिलीवर द पावर 0.5 per unit। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VS इंटू VR इंटू साइन डेल्टा अपॉन X। तो यहाँ VS और VR जो होंगे सेंडिंग रिसीविंग की वैल्यू 1 per unit है, तो 1 per unit एंड here the power delivered is 0.5 is that, and here the reactance is, here you can see that the reactance is 1 per unit, so reactance is here 1 per unit and sin delta, so here in this case sin delta is equal to 0.5, so delta is equal to 30 degree, so answer is 30 degree। Next question is that
here in this case, in a 4:4 Y bus matrix, the number of non-zero elements are 12. Find the sparsity of the system. First option 0.25, second 0.5, third 0.75, fourth 1. So the total number of elements is in 4:4 bus matrix, that is 4 into 4, that is 16. एंड द नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट आपके कितने हैं 12 और टोटल एलिमेंट कितने हैं 16. मतलब आपके टोटल एलिमेंट 16 है और नॉन जीरो कितने हैं 12, तो आपके जो होंगे जीरो एलिमेंट कितने होंगे 4. ठीक है, तो स्पार्सिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. तो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट आपका यहाँ 4 है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4:4 है, मीन्स 16 हो गया. तो स्पार्सिटी आपका क्या आएगा 0.25. ये आपका क्या हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ए 4 बस 4:4 वाई बस मैट्रिक्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट आर 12. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. तो आपको इसमें फाइंड करना है कि ट्रांसमिशन लाइन कितना होगा. आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि स्पार्सिटी हम निकाले थे, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या करना है ट्रांसमिशन लाइन फाइंड करना है, कितना ट्रांसमिशन लाइन होगा. तो हम स्पार्सिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इज़ 4 अपॉन total number of element, that is 16, that is 0.25 is the sparsity. So number of transmission line is equal to n square into 1 minus x in minus n upon 2. So here n is there, that is n is equal to 4 number of buses. So number of buses is equal to 4 square 1 minus x is sparsity, that is 0.25 minus 4 upon 2, t is equal to 4. So here the number of transmission line is equal to 4. So that is, here you can see that 4 bus is that, so n is equal to 4. So the number of transmission line, we can put the value of n is equal to 4 and x is sparsity, that is 0.25, and we can get the answer, that is t is equal to 4. So number of transmission line is equal to 4. Next question is that a network containing 50 bus in which 10 are the voltage control bus and 6 are the generator bus. Find the size of the Jacobian matrix, that is 84:84, 83:83, 34:33, 34, 33:33. So you can calculate the Jacobian matrix using the formula, that is 2n minus m minus 2 into 2n minus m minus 2. So n is equal to total number of buses, m is equal to total number of PV buses, or where m is the voltage control bus plus reactive power support bus plus generator buses except slack bus. So the size of the Jacobian matrix is equal to 2 into n, that is the total network containing 50 bus. So 2 into 50 minus m is equal to total number of PV bus is equal to 15 minus, that is 2 into 2 into n is 50 minus m is 15 minus 2. So we can calculate that is the matrix is that 83:83. So the size of the matrix is, the Jacobian matrix is 83:83. Next is that find the number of strand of ACSR conductor for 4-layer transmission line. So first option 1, second 7, third 37, fourth 29. So the total number of strands, that is n is equal to 3x square minus 3x plus 1. So number of layer is 4. So put the value of 4 in place of x. So the total number of strands n is equal to 3 into 4 square minus 3 into 4 plus 1, that is 37. So the option is 37. So the total number of find the number of strands of ACR conductor for 4-layer transmission line is 37. Next question is that a 3-layer and diameter of each strand is d, then find the total diameter of ACSR conductor. So the total diameter of ACSR conductor d is equal to 2x minus 1 into d. So x is the layer number, d is the diameter of each strand. So total diameter of ACSR conductor d is equal to 2 into x. X is represent the number of layer. So here you can see that 3 layer that. So
So put the value of x is equal to 3. Next, minus 1 into d. So 2 into 3, 6 minus 1, that is 5 into d. So 5d is the answer. So the option D is correct. Next question is that the last one is that the skin effect depends on. Skin effect किस पे डिपेंड्स करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज कंडक्टिविटी, थर्ड इज रिलेटिव परमिटिविटी, and the fourth is the all of the above. So the option correct is D, all of the above. Why? Because the skin effect is inversely proportional to the skin depth. So you can see that the skin proportional to the 1 upon root pi f mu into sigma, where f is frequency, mu is permeability, and sigma is conductivity. So you can see that it is depend on both three, that is frequency, permeability, and conductivity. So here frequency, conductivity, and permeability, both three is there. So the option is D is correct, that is all of the above. So उम्मीद है इस वीडियो से आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया पावर सिस्टम के लिए वो आपको इन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल. थैंक यू वेरी मच.